नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज की चर्चा। मैं हूं प्रीति सिंह। बुधवार को अमेरिका में जो हुआ वो केवल अमेरिका के लोकतंत्र के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया के सभी लोकतांत्रिक देशों के लिए बहुत बुरा उदाहरण था, जिस पर दुनिया भर के कई नेताओं के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चिंता जताई। आज के परिप्रेक्ष्य में एक मूलभूत सवाल इसी के साथ फिर से प्रासंगिक हो चला है कि लोकतंत्र में हार क्या है। लोगों के फैसले को शालीनता के साथ स्वीकार करना लेकिन अपने सिद्धांतों पर अडिग रहना, या सत्ता पर काबिज रहने के लिए जनता के फैसले को अनदेखा कर देना और अपने सिद्धांतों के साथ समझौता करना। देखा जाए तो सवाल व्यक्तिगत लगता है, लेकिन जो चुनाव लड़ता है, जिसके पास अधिकार आते हैं और जो उन अधिकारों का प्रयोग करता है, वो एक व्यक्ति ही होता है। इसलिए ये सवाल व्यक्तिगत है। लेकिन जब उम्मीदवार जिम्मेदार पद के लिए अपने आप को नामांकित करता है तो उसके जिम्मेदाराना व्यवहार से की उम्मीद उससे की जाती है। उम्मीदवारों, नेताओं और जननेताओं का यह व्यवहार लोकतंत्र की बुनियाद का एक बहुत अहम पत्थर है, जिसके हिलने से इमारत हिल सकती है। आज की चर्चा में हम लोकतंत्र और सत्ता परिवर्तन का विश्लेषण करेंगे और आज की चर्चा में मेरे साथ शामिल हो रहे हैं दो खास मेहमान। मेरे साथ है पूर्व राजदूत नीरज श्रीवास्तव जी और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार केवी प्रसाद सर भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया आज की चर्चा में शामिल होने के लिए। नीरज सर, पहले आपसे शुरुआत करूंगी। किस तरह का घटनाक्रम रहा और ये जो घटनाक्रम रहा है वो अमेरिका में सत्ता परिवर्तन को लेकर क्या संकेत दे रहा है? देखिए, ये घटनाक्रम तो संकेत बुरा दे रहा है, क्योंकि ऐसा इस तरह का हादसा किसी भी सभ्य लोकतंत्र में नहीं माना जाता है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि आज से जब मैं कॉलेज में था, से 40-50 साल पहले, जब हम लोग के इलेक्शंस होते थे तो वो बैलेट बॉक्स में वो स्लिप डाली जाती थी। उस वक्त लोग वहाँ बैलेट स्नैचिंग होती थी, बैलेट स्टफिंग होती थी, ये सब गलत चीज़ें होती थी। लेकिन आज के दिन में आप अगर देखें तो भारत की ये सबसे बड़ी ये एक मिसाल है और उदाहरण है कि पिछले 4-5-6 जनरल इलेक्शंस में अगर आप देखें तो जिसकी हार हुई है वो चुपचाप शालीनता से हमारे राष्ट्रपति जी के सामने जाकर उन्हें अपना इस्तीफा दे देते हैं और फिर अपने जो संविधान में जो प्रक्रिया है उसके हिसाब से राष्ट्रपति जी, जो सबसे बड़ी पार्टी होती है या अगर मेजॉरिटी है तो उसको बुलाते हैं जो करने के लिए। अगर कोलिशन है तो वो कहते हैं कि अपना फ्लोर टेस्ट करके हमको दिखाइए इतने इतने दिन में, और ये सारा पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर होता है। इसके लिए मैं ये समझता हूँ, भारतीय होने के नाते मैं बहुत गर्व महसूस करता हूँ और इसी वजह से मैं 4 साल अमेरिका में रह चुका हूँ, मुझे विश्वास नहीं होता कि ये अमेरिका में हो रहा है, क्योंकि वो दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है, 200 साल से ज़्यादा पुरानी। तो ये हो रहा है, मैं माफ़ कीजिएगा लेकिन एक शब्द यूज़ करूँगा कि ये गुंडागर्दी जो है ये मैं इसके लिए यूज़ करूँगा। और लेकिन एक चीज़ और कहूँगा आपसे कि ये अगर ट्रंप साहब ये समझते हैं कि ये सब करने से वो सत्ता में बने रहेंगे तो वो एक बहुत बड़े इल्यूजन में है, बहुत गलत सोच रहे हैं, क्योंकि अमेरिका में भी ऐसे प्रोटोकॉल बने हुए हैं, प्रोसीजर्स, कि वो ऑटोमेटिकली वो फोर्स में आएंगे और अगर ट्रंप साहब ने शालीनता से ट्रांसफर ऑफ पावर नहीं किया तो उन्हीं को ट्रांसफर कर दिया जाएगा व्हाइट हाउस से और उनका ऑफिस से शालीनता से। और इसमें सिर्फ देश की जो कांग्रेस है वही नहीं इन्वॉल्व है, इसमें जो कहते हैं डीप स्टेट, उसमें कई एजेंसीज होती हैं, वो भी इन्वॉल्व हैं और उनके सबसे बड़ी एजेंसी उसमें है सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। तो
डीप स्टेट मतलब ये डीप स्टेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये तो पहले ही हो जाएगा, लेकिन जरूरत पड़ी तो उनके पास दूसरा तरीका भी है। ठीक है। केवी प्रसाद सर, दुनिया का सबसे पुराना लोकतांत्रिक देश जिसके लिए बुधवार का दिन एक काला दिन साबित हुआ, आपकी नजर में क्यों ये स्थितियां बनी वहां? सवाल तो यह है कि अगर आप थोड़ा सा देखें चुनाव के जैसे ही आपको आगे नवंबर में जब चुनाव के नतीजे टेलीविजन वालों ने अपना अनाउंस करना शुरू कर दिया और जो 3-4 राज्य थे जहां पे आखिरी तक कांटे के मुकाबले रहे, वोट काउंटिंग चलती रही, ठीक उस वक्त से एक माहौल बनाया जा रहा था और राष्ट्रपति ट्रंप ने कभी भी अपना हार स्वीकारा नहीं। अमेरिका में एक परंपरा, जिस परंपरा की नीरज साहब भी बात कर रहे थे, वहां एक परंपरा रही है जो अपने आप को महसूस करता है कि मैं चुनाव हार रहा हूं या हार गई हूं। जैसे पिछले चुनाव में जो हिलरी क्लिंटन ने कंसीड कर लिया था डिफीट, इस तरह से उनकी परंपरा रही है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये अभी तक नहीं किया, आखिरी तक वो कुछ ना कुछ अड़ंगे लगाते रहे। तमाम सारे कोर्ट्स में उन्होंने दस्तावेज जमा करे, फ्रॉड कहा, कई सारे जो सब इस वक्त सबको पता है, उन्होंने कई सारी कोशिश की, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट तक वो पहुंचे। पर आज भी जब सदन में वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई या कंफर्मेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई, तो 3-4 राज्य जहाँ पे खींचतान रही, वहां से भी स्वर उठाया कि भाई ये वोट गलत है, हम नहीं स्वीकारते। सिर्फ एक स्टेट जाके फाइनली फंसा जिसमें कि पेंसिल्वानिया के 20 वोट थे, जहाँ के सेनेटर का जो भी औपचारिकता थी वो पूरी थी और 2 घंटे बहस चली। 3:40 के या 3:20 में फैसला हुआ। तो तब से लेकर, लेकिन जो बहुत ही ज्यादा शॉकिंग लगा वो था कि जिस तरह के लोग पहुंचे। इसकी वजह से पीछे 2 चीज थी। एक तो ट्रंप साहब ने स्वीकारा नहीं अपनी हार अभी तक। दूसरा, उनको लगता है जो उनका पूरा कैंपेन रहा 16 से पहले का और 16 और 20 के बीच में, जो उनके पीछे तो तादाद है, जो उनके पीछे लोग हैं, उनकी सोच के लोग हैं, और उसी सोच को उन्होंने एक तरह से शक्ति प्रदर्शन करके दिखाया कि देखिए ये लोग मेरे साथ हैं। और वोट परसेंटेज जो लोग बातें करते हैं उसको भी उन्होंने दिखाया कि ये वोट परसेंटेज वाकई तादाद में मेरे साथ लोग खड़े। हालांकि एक राजनीति में भी अलग परिदृश्य रख सकते हैं, हाँ। लेकिन लोकतंत्र में ये बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे नीरज सर, आपने कहा कि पहली बार इतना इस तरह की घटना, इस तरह का काला दिन ज़रूर एक ये धब्बा देकर गया है अमेरिका के लोकतंत्र की अगर बात करें। मैं आपसे थोड़ा समझना चाहूँगी कि अगर पूरी प्रक्रिया को ही हम देखें तो शायद ही अमेरिका के इतिहास में जो चुनाव की प्रक्रिया रही है वो इतनी लंबी खिंची हो। जो जीएसए के पत्र से एक तरह से हम कहें जो शुरू होती है, अगले राष्ट्रपति की पहचान करती है, और जीएसए ने 23 नवंबर से पहले जो बाइडन को विजेता के तौर पर पहचानने से इनकार किया। एक तरह से हम देखें जो औपचारिक प्रक्रियाएं रहीं उनमें भी काफ़ी लंबा वक्त रहा है। और देखें कि इस मामले में अगर देखें तो कानून स्पष्ट नहीं है, ना ही कोई निश्चित तारीख है इन सब को लेकर। तो आपको लगता है कि क्या कानून के लेवल पर भी कुछ चेंजेस की ज़रूरत है, कुछ बदलाव की ज़रूरत है? देखिए, मैं कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि जो कानून अभी जो है अमेरिका का, वो कानून सफिशिएंट है। मतलब मेरे विचार में उसमें कोई ऐसे बदलाव की ज़रूरत नहीं है, वो स्पष्ट है। और ये जो खुराफात हो रही है, ये इधर उधर, ये पर्दे के पीछे से कुछ खुराफात हो रही है। लेकिन अगर आप ये जैसे इलेक्टोरल वोट्स देखें, इलेक्टोरल कॉलेज और इलेक्टोरल वोट्स का अगर आप देखें तो वो स्पष्ट, एकदम स्पष्ट है कि बाइडेन विजेता थे। उनके 306 वोट थे, मतलब 300 से, और ये ट्रंप के तो 270 से काफी कम ही थे। वोटिंग परसेंटेज में भी, जो अगर आप पॉपुलर वोट का परसेंटेज लें तो उसमें भी बाइडेन जीते हैं और ट्रंप हारे हैं। पिछले इलेक्शन में जो है, अगर ये क्वेश्चन अगर आप मुझे पिछले इलेक्शन में पूछती तब मैं शायद इसका जवाब थोड़ा डिफरेंट मुझे सोचना पड़ता, क्योंकि पिछले इलेक्शन में थोड़ा कॉम्प्लेक्स था। वहां हिलरी क्लिंटन ने पॉपुलर वोट जीता था,
लेकिन 3 मिलियन से ज्यादा पॉपुलर वोट, लेकिन इलेक्टोरल कॉलेज में ट्रंप नहीं जीता। तो लेकिन फिर भी ट्रंप को प्रेसिडेंट माना गया और हिलरी क्लिंटन ने कंसीड कर दिया, आके कंसेशन स्पीच दी। तो ट्रंप ये जो हथकंडे अपना रहे हैं कि इधर उधर से एक तो उनकी वो फोन, जॉर्जिया के उनके गवर्नर का फोन कॉल का ट्रांसक्रिप्ट 2 दिन पहले आया है, जिसमें उसे कह रहे थे भाई किसी तरह 20 वोट अरेंज वहां से करवा दो। ये सब वो कर रहे हैं, खुराफात। लेकिन मेरे हिसाब से जो अमेरिका का जो अभी संविधान और जो सिस्टम है, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है, वो सफिशिएंट है, मतलब उसमें कोई बदलाव की जरूरत नहीं है। उसी के अंतर्गत बाइडेन प्रेसिडेंट बनेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। ठीक है, स्पष्ट विश्वास है। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये मामला कहीं भी सुप्रीम कोर्ट या इधर उधर नहीं जाएगा, और न ही इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज की कोई रिक्वायरमेंट है। इसमें यह है कि खुराफात की जा रही है, उस खुराफात को अंत कर दिया जाएगा। उसके तरीके हैं जो मैंने डीप स्टेट का, वो ये कि कुछ तो पर्दे के आगे से कुछ एजेंसीज आपको दिखती हैं, जैसे स्टेट डिपार्टमेंट है, कैपिटल हिल है, पेंटागन है, व्हाइट हाउस है। कुछ है पर्दे के पीछे जो कि कठपुतलियों की जो डोर होती है वो उन लोगों के हाथ में होती है, और वो लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं। तो मेरे ख्याल से तो ये पर्दे के पहले ही इसको सेटल हो जाना चाहिए, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो पर्दे के पीछे से सेटल हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है। केवी प्रसाद सर, अगर हम चर्चा को थोड़ा विस्तार दें और लोकतंत्र की जो मूल भावना है उसको लेकर अगर हम बात करें, तो लोकतंत्र में हार आपके मायने में क्या है? जो लोगों का फैसला है उसे आप स्वीकार करिए, शालीनता के साथ स्वीकार करिए और अपने सिद्धांतों पर अडिग रहिए, या फिर सत्ता पर काबिज रहने के लिए जनता के फैसले को अनदेखा भी करिए और सिद्धांतों से समझौता भी करिए? किस तरह से लोकतंत्र में हार को देखा जाए? आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी प्रसाद सर। सॉरी। जी, मेरे ख्याल से ये बिल्कुल स्पष्ट है। लोकतंत्र का सिद्धांत भी है, जिसके पास, जैसे हमारे यहाँ फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, जो जीतता है, और जैसे नीरज जी ने बताया हमारे यहाँ स्वच्छ परंपरा यही है। सत्ता का जो हस्तांतरण हुआ है वो बिल्कुल स्मूथ और डेमोक्रेटिक तरीके से होता आया है। और मैं एक चीज में और ये कहूंगा कि अमेरिका, जैसे नीरज जी भी जानते हैं, अमेरिका अपने आप को विश्व में बताता था कि ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है, हमारे यहाँ की तरह परंपराएं हैं, कई सारे सिद्धांत हैं, ट्रेडिशंस हैं, सबको हम फॉलो करते हैं, और दुनिया के कई देशों को नसीहत भी देते थे कि कैसे डेमोक्रेसी चलाई जाती है। तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा आघात शायद जो पहुंचा है आज अमेरिका में, जो एक सेंस ऑफ प्राइड होता था कि हमारी डेमोक्रेसी ये है, आज उनके डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस पे इतना बड़ा घाव पहुंचा है। कई सालों तक उनको ये खुद से संभालना, पहले खुद को समझाना होगा कि ये हुआ क्या। दुनिया को तो बाद में समझा पाएंगे, दुनिया ने खुद देख लिया। तो एक तो ये है सवाल जो है लोकतंत्र में, जो आपने बात की, जीत हार तो व्यक्तिगत मान्य है, लेकिन यहाँ पे जो पूरा हमारे यहाँ जो व्यवस्था है, और चाहे अमेरिका में व्यवस्था है, पार्टी सिस्टम से उभर के आते हैं। और अगर आप देखिए, आप एक पार्टी उसकी आइडियोलॉजी को लेकर आगे बढ़ते हैं। व्यक्ति तो होता है उसमें, चेहरा तो जरूर होता है, चेहरे के पीछे जो सोच होती है या चेहरे के पीछे जो प्रोग्राम होता है वो पार्टी का होता है। और पार्टी के प्लेटफॉर्म पे, जैसे अमेरिका में रिपब्लिकन प्लेटफॉर्म पे आते हैं या डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म, जो कि मेन पार्टीज है। और बहुत लोगों को शायद इतना होता नहीं है, लेकिन अमेरिका सिर्फ 2 पार्टी सिस्टम नहीं है। वहां पे कई सारी पार्टीज है जो कि चुनाव में उतरते हैं, लेकिन ना उनके पास उस तरह का पैसा है, ना ही उन तरह के वो वोट इकट्ठे कर पाते कि वो अपने आप को बैलेट पे ला पाए। एक ये भी है, इसलिए एसेंशियली 2 पार्टी सिस्टम दिखता है। लेकिन अमेरिका में कई सारी और पार्टीज है जो अपने आप को कोशिश करते रहते हैं, चाहे नीचे डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर कांग्रेस तक वो कोशिश करते रहते हैं कि हम अपने आप को बैलेट पे लाएं। सवाल तो ये है कि व्यक्तिगत तो जरूर होगा, पार्टी की आइडियोलॉजी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैं डिस्टिंक्शन करना चाहूंगा। ट्रंप साहब किसी पार्टी के नहीं थे, वो रिपब्लिकन पार्टी को उन्होंने अपना लिया, या एक तरह से उन्होंने अपने आप को रिपब्लिकन पार्टी पे थोप लिया था उस वक्त। और चूंकि रिपब्लिकन पार्टी के पास कोई इस तरह का कैंडिडेट नहीं था, शुरू में 12 कैंडिडेट जब उतरे थे रिपब्लिकन 2016 के आसपास, तो लोगों को लगता है कि ट्रंप साहब अपने आप को एग्जॉस्ट कर देंगे। जो लोगों की कमेंट्री थी उस वक्त कि ही विल टायर हिमसेल्फ, बट ही टायर अदर्स। इवेंचुअली उन्होंने अपने आप को इतना
तो पार्टी सिस्टम में रिपब्लिकन पार्टी में आज की तारीख में माना जा रहा है एक तरह से फूट आ गई है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि इसको कैसे देखें। तो व्यक्तिगत की लड़ाई तो रहेगी, लेकिन पार्टी में पार्टी और उसकी आइडियोलॉजी उससे कितने लोग जुड़े हैं। मेरे ख्याल से ट्रम्प साहब ने कोशिश की इसमें एक तरह से दरार पैदा करने की, और शायद आज का जो फैसला आया है वो उस चीज को तीव्रता से दर्शा गया। तो नीरज सर क्या माने कि खासकर अगर अमेरिका की ही हम बात करें तो वहाँ जो लोकतंत्र है उसमें जो धब्बा था, जो नुकसान था, वो हो चुका है या कुछ ऐसी राह है जो भरपाई हो सके उसकी? देखिए, जो नुकसान था, होना था, वो तो हो चुका है। अब बात ये है कि उस नुकसान को कम किया जा सकता है या उस नुकसान को ज़्यादा बढ़ने दिया जाए। तो बस वही है। उसके बारे में तो मैं आपसे इस वक्त मुझे नहीं पता है कि जी। वो स्पष्ट नहीं है इस वक्त मेरे दिमाग में। हो सकता है इससे ज़्यादा नुकसान हो जाए जी। कल परसों। अभी तो आप देखिए ट्विटर में अगर देखिए तो चीज़ें होती जा रही हैं। लेकिन अगर ट्रम्प साहब और उनके समर्थक ये सोचते हैं कि गुंडागर्दी करने से वो पावर में रह सकेंगे, तो ये बात नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये 20 जनवरी की जो आफ्टर जो 12 बजे 20 जनवरी जो है उस वक्त ट्रांसफर ऑफ पावर होता है। आज 7 तारीख हो गई है, तो 13 दिन और हैं। अब इन 13 दिनों में थोड़ा डैमेज और भी हो सकता है, मुझे नहीं मालूम, हो भी सकता है। ठीक है। और ये भी हो सकता है कि उसके पहले ही ट्रम्प साहब को कोई समझाए, खासकर से पर्दे के पीछे वाले जो लोग हैं, जो कि कठपुतलियां की धागा जिनके हाथ में होता है, वो लोग उनको समझाएं कि भाई अब और मत करो, कितनी अमेरिका की खिल्ली उड़ाओगे। क्योंकि उन्होंने, देखिए एक चीज और दिमाग में मेरे आ रही है, ट्रम्प साहब की ये री इलेक्शन निश्चित था अगर ये कोरोना वायरस पेंडेमिक नहीं होता तो। ये भी एक कमेंट्री है अमेरिका के सिस्टम में। वो हार गए सिर्फ कोरोना वायरस की वजह से। उन्होंने वही चीज की जो हिलरी क्लिंटन ने गलती की थी। हिलरी क्लिंटन ने अज्यूम कर लिया था कि मेरा इलेक्शन सुनिश्चित है, और ट्रम्प साहब ने भी ये अज्यूम कर लिया कि मेरा इलेक्शन सुनिश्चित है, और दोनों का एक गलत निकला। तो पावर है, सत्ता ऐसी चीज होती है कि एक बार हाथ में अगर जैसे मुंह में खून लग जाना जिसको कहते हैं हम लोग हिंदी में, एक बार अगर वो लग गया तो ये, लेकिन अब देशों, बड़े देश ऐसे थोड़ी चल सकते हैं जी। हम लोग जानवर की तरह थोड़ी चल सकते हैं। ये मतलब जंगल राज तो नहीं है ना। लोग बोलते हैं, किसी ने गलत वो देते हैं उदाहरण बिहार का। बिहार के असेंबली इलेक्शंस में आप देखिए किस तरह से ट्रांसफर ऑफ पावर, किस तरह से वोटिंग हुई, किस तरह। ठीक है। झूठ में बोलते हैं। तो बिहार तो वहां हो रहा है अभी, कैपिटल हिल में। मतलब आज का बिहार नहीं, 50 साल पहले का बिहार, जो मैंने कहा था बैलेट स्टफिंग और बैलेट स्नैचिंग जो होती थी उस वक्त। ठीक है। वो अभी अमेरिका में हो रहा है, और उस वक्त जो अमेरिका में होता था वो अभी बिहार में हो रहा है। ठीक है। ये केवी प्रसाद सर, हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो हम जानते हैं जो उसकी परिभाषा है वो जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता का शासन है। जनता की जो भूमिका है वो आप किस तरह से देखते हैं? क्या लोकतंत्र में उसकी निष्ठा बनी हुई है, लेकिन अभी भी जो लोकतंत्र है वो गंभीर चुनौतियों से जूझ रहा है? एक तरह से देखें तो जो जनप्रतिनिधि हैं, क्या उन पर भरोसा घट रहा है, लेकिन लोकतंत्र में निष्ठा बनी हुई है? जनता की अगर बात करें तो आप उसकी भूमिका को फिलहाल कैसे देख रहे हैं? देखिए, जनता ने अपना कार्य करना था, कर दिया। उन्होंने चुनाव की प्रक्रिया में आस्था जताई। अमेरिका के परिप्रेक्ष्य में जो हम बात कर रहे हैं, उन्होंने चुनाव की प्रक्रिया में आस्था जताई। जाके जैसे भी उनसे कहा गया वैसे उन्होंने अपने हिसाब से वोट डाला, चाहे पोस्टल बैलेट जैसे, क्योंकि कोरोना काल में ये हुआ है, तो वहाँ पे जो भी एहतियात बरतना था उन्होंने बरत के लाइन में लग के। और जो हमने सबने देखा तमाम सारे विजुअल्स कि कैसे लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी अमेरिका में, लाइन में लग के लोगों ने। और वहाँ तो एडवांस कई दिनों पहले वोटिंग शुरू हो जाती है, अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग राज्यों में अपने कानून है। तो जनता ने अपनी आस्था में कोई कमी नहीं दिखाई। अपने हिसाब से परिणाम जैसे भी हुआ निकले। अब कोई कांटे से हारा, कोई काफी मार्जिन से हारा, जनता ने स्वीकारा। हाँ, एक
वर्ग जो नहीं स्वीकारा, जिनको शायद कहें अगर उस भाषा में कि एक तरह से उकसाया गया आज, और वो पहुंच गए कि हम नहीं मानते इस चीज को। तो शासन तो ऐसे नहीं चल सकता। शासन तो भाई जब आपने चुनाव लड़ा, किसी की जीत होगी किसी की हार होगी, ये तो सबको पता है। और यहाँ एक जिसे कहते हैं नेता, परिपक्व नेता का जिसे कहते हैं, और उसका एक दायित्व भी होता है कि वो अपने लोगों को बता देगा कि भाई ठीक है हम हार गए, कोई नहीं, चुनाव में हार जीत चलता है, हम जीते तो बैठेंगे, हार गए तो जनता की सेवा फिर भी करेंगे। ये परंपरा हमारे यहाँ भी रही है। जो ठीक है, आप कुछ देर नाराजगी हो सकती है, अपने आप से क्रोधित हो सकते हैं, उन लोगों से भी क्रोधित हो सकते हैं, लेकिन अंततः लोग तो हमारे देश के हैं, ये हर नेता जानता है कि मेरे ही लोग हैं ना। तो वो एक जो क्योंकि इसमें थोड़ा यही मैंने फर्क जैसे कहा कि ट्रम्प किसी पद्धति या प्रणाली से नहीं आए, किसी राजनीतिक प्रणाली से वो नहीं गुजरे हैं। वो चूंकि एक बिजनेस बैकग्राउंड से आए हैं, तो उनका सोच नजरिया, वो किसी चीज को पूरे 4 साल का शासनकाल देख लीजिएगा, वो किसी भी सिद्धांत से नहीं बंधे, किसी भी प्रोटोकॉल से नहीं बंधे। और जैसे नीरज साहब कह रहे थे कि उनको बांधने की कोशिश होगी जरूर अगले 12 दिन में, लेकिन मैं हवाला दूंगा, नीरज साहब को पढ़ा होगा बॉब वुडवर्ड की जो अखबार किताब निकली फियर, और उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा था कि ट्रम्प साहब को शुरू में समझाने की कोशिश की है, रात को 3 बजे उठ के ट्वीट कर देते, आप पता नहीं क्या ट्वीट कर देते, अगले दिन सुबह सब भागते इधर उधर, क्या इसका इलाज करें। तो बोला दिस इज माय विंडो टू द वर्ल्ड, मैं जो कहना चाहता हूँ दुनिया को इसके जरिए कहता हूँ। तो वो एक किसी पद्धति में अपने आप को उन्होंने माना ही नहीं, किसी ढांचे में अपने आप को बांधा नहीं, और यही वजह है कि रोज सुबह कोई नई चीज हम देखते थे। तो वो है, लेकिन क्योंकि वो किसी प्रणाली में नहीं थे, मैं मानता हूँ ये सब हमने देखा इस वक्त। ठीक है। और नीरज सर, दुनिया भर में हम देखें तो सभी जगह लोग लोकतंत्र चाहते हैं। जिन देशों में पहले लोकतांत्रिक शासन प्रणाली नहीं थी, वहाँ भी अब इसे अपनाया जा रहा है, और जितने भी बड़े लोग हैं, महान लोग हैं, उन्होंने लोकतंत्र के बारे में हमेशा अच्छी बातें कही हैं। क्या आपको लगता है कि अभी भी लोकतंत्र को लेकर, प्रक्रिया को लेकर बहस करने की ज़रूरत है? काफ़ी ऐसे चैलेंजेस हैं जो डेमोक्रेसी और लोकतंत्र के सामने हैं, जिन पर बहस और सुधार की ज़रूरत है? देखिए, सुधार की जरूरत तो ये बहुत, उसके लिए बहुत स्कोप है। हाँ। सुधार की तो जरूरत, ये एक कंटिन्यूइंग प्रोसेस जिसको कहा जाता है, या वर्क इन प्रोग्रेस कहा जाता है अंग्रेजी में। तो सुधार तो चलते रहना चाहिए। किसी भी डेमोक्रेसी को ये नहीं समझना चाहिए कि हम परफेक्ट डेमोक्रेसी बन गए। ये जिस दिन कोई डेमोक्रेसी ने ये समझा और सुधार उसमें करने की कोशिश नहीं की, तो मुश्किल हो सकता है कि फिर वो पीछे जाने लगे। तो मैं कहूँगा कि सुधार की तो हमेशा से ज़रूरत रही है। और एक आपने सुना होगा, एक बड़ी फेमस किताब लिखी थी, द एंड ऑफ हिस्ट्री। ये आई थी, स्टेट डिपार्टमेंट में थे, उसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है। उन्होंने 30 साल पहले एक किताब आई थी कि उन्होंने ये लिखा था कि देखिए अब हिस्ट्री खत्म हो गई है, क्योंकि डेमोक्रेसी पूरी दुनिया भर में एक्सेप्ट कर लिया गया है एज अ पॉलिटिकल मॉडल, और कैपिटलिज्म जो है वो एज एन इकोनॉमिक मॉडल। तो एंड ऑफ हिस्ट्री हो गया है। वो बात 2-3 सालों में गलत प्रूव हो गई, क्योंकि उसके बाद अमेरिका ने, वो सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ, अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया, और अफगानिस्तान हुआ, 9/11 हुआ। तो एंड जो ये समझता है कि हम में परफेक्शन आ गया है, कि हम एंड ऑफ हिस्ट्री पे पहुंच गए, उस मकाम पर हम पहुंच गए, एंड ऑफ हिस्ट्री, वो अगर उसने सोचा तो फिर उसके साथ कुछ गड़बड़ हो सकता है। इसलिए कभी भी डेमोक्रेसी को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, चाहे वो दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी हो, जैसे अमेरिका है। उसमें भी अगर आपने उसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया, तो फिर यही होगा जो आज आप देख रहे हैं कैपिटल हिल की जो सड़कों, स्टेप्स पे जो सीढ़ियों पर जो आप देख रहे हैं, वही होगा। ठीक है, हमेशा सुधार करते रहना चाहिए। बिल्कुल।
बिल्कुल। केवी प्रसाद सर, आपकी नज़र में क्या बड़ी चुनौतियां, आपने कहा जैसा कि ट्रंप ने खुद को काफ़ी चीज़ों से ऊपर माना, जनहित को ऊपर माना जाए, स्वहित को नीचे रखा जाए, इसके अलावा और क्या बड़े चैलेंजेस हैं जो आपको लोकतंत्र के रास्ते में आगे की दिशा में दिखाई देते हैं जिनमें सुधार की ज़रूरत है? देखिए, कोई भी सिचुएशन चाहे डेमोक्रेसी हो या प्रोसेस हो, वो इवॉल्विंग होता है, चलता रहता है, निरंतर धारा है, बहती रहती है, कई चीजें आती हैं, उसको सुधारना पड़ता है, जैसे नीरज साहब भी कह रहे थे। और छोटा सा मैं आपको एक वाकया बता सकता हूँ, नीरज साहब को भी थोड़ा ज्ञान होगा इसका। तो अमेरिकी संसद में जब मैं काम करता था तो एक दो मैंने वहां पे जाके अटेंड किए हियरिंग्स किसके थे? वहां के फेडरल इलेक्शन कमीशन के। वो आके अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स के लोगों से, हम जैसे स्टाफ में काम करते थे, आके पूछते थे कि भाई ये चुनाव में क्या सुधार लाने चाहिए। तो वहां की फेडरल कमीशन वहां के मेंबर्स ऑफ कांग्रेस के लोगों से बातचीत निरंतर करती रहती थी, क्योंकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग कानून है। तो क्या उसमें कोई तालमेल बिठाने के लिए, मतलब कई चीजों बहुत बारीकी होती है जो आम लोगों को जरूरत भी नहीं होती, जैसे हमारे यहाँ कई सारी टेक्निकलिटी है। तो एक तो रहा ये सवाल, ये है कि विल ऑफ द पीपल परफेक्टली डिमॉन्स्ट्रेट हो रहा है, लोग जा रहे हैं, प्रक्रिया में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो ट्रांसलेट हो रहा है और हमारे सिस्टम के हिसाब से हो रहा है। कई जगह प्रोपोर्शनल सिस्टम है, कई जगह लिस्ट सिस्टम है, कई जैसे हमारे यहाँ तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है। हर देश ने अपने हिसाब से इसको अपनाया है। कुछ देशों ने पुराना पद्धति छोड़ के नई पद्धति अपनाई है, वो आज भी एक्सपेरिमेंट करते रहे हैं। तो ये अलग अलग प्रक्रिया है, लोगों की चलती रहेगी। लेकिन मेरा मानना है कि ये एक निरंतर धारा है, बहती रहेगी और इसमें सुधार की गुंजाइश हमेशा रहेगी। और आज जैसे नीरज जी से इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ, कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती जी। और लोगों की सोच बदलती है, तो उस सोच के हिसाब से लोग अपने आप को नए किस्म से सोचने लगते हैं। फिर पद्धति में आप चाहते हैं कि प्रणाली में बदलाव आए, क्योंकि उस सोच और उस विवेक के साथ लोग बात करते हैं। बिल्कुल। और इसी के साथ आज की चर्चा का समय पूरा हो गया है। केवी प्रसाद सर आपका, नीरज श्रीवास्तव सर, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया आज की चर्चा में शामिल होने के लिए, हमें अपना वक्त देने के लिए। तो जाहिर है कि आज के दौर में आम जनता ही लोकतंत्र की गंभीर चुनौतियों से देखें तो जूझने के लिए विवश है, और लोकतंत्र में उसकी निष्ठा ज़रूर है, लेकिन लोकतांत्रिक संस्थाओं, प्रक्रियाओं और जनप्रतिनिधियों में उसकी आस्था घट रही है। एक तरह से देखें तो रोज़ रोज़ होने वाली राजनीतिक उठापटक इसके लिए जिम्मेदार है। राजनीतिक दलों का या कहीं राजनीतिक नेताओं का जो व्यवहार है वो गैर जिम्मेदाराना हो रहा है, इसलिए भी इसको वजह मान सकते हैं। और ये केवल चुनाव और सत्ता की चिंता करते जो जनप्रतिनिधि दिखाई देते हैं, वो लोकतंत्र के लिए ज़रूर एक बड़ी चुनौती है। लोकतांत्रिक राजनीति स्वहित के बजाय जनहित पर ही केंद्रित रहे, तभी लोकतंत्र सही अर्थों में साकार हो सकता है। इसी के साथ आज की चर्चा में फिलहाल इतना ही। आप इस कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं। नमस्कार।